तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 4 में हम लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी और फार्मूला हम लोग फोर्स का जाने थे, जनरल फार्मूला, और इसका वैल्यू भी हम लोगों ने जाना था। आप ध्यान से देखिएगा, 1/4πε0 का वैल्यू भी हम लोगों ने जाना था। और टेक्निकल इशू के वजह से उसमें कम टाइमिंग का वीडियो बना है ना। आज हम लोग उसी को प्रोसीड कर रहे हैं, उसी के आगे 1/4πε0 का वैल्यू जो हमने बताया था 9 × 10⁹ बताया था, और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम का स्क्वायर, इसका वैल्यू और यूनिट। तो ये सवाल पहला हो गया, मतलब ऑब्जेक्टिव नंबर पहला हो गया कि इससे सवाल पूछता है कि 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, तो इतना होता है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। अच्छा, अगर सिर्फ 4πε0 का वैल्यू अगर पूछता है तो इसके नीचे 1 है, इसको उल्टा कर देंगे हम लोग ऐसे 1/9 × 10⁹, और यूनिट भी हम लोग उल्टा कर देंगे कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ ε0 की अगर हम लोग बात करें तो 4π नीचे आएगा, 1/4π 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अगर इसके हम लोग वैल्यू की बात करें 1/4π × 9 × 10⁹ का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 8.854 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी ε0 का वैल्यू और यूनिट, ये दोनों पूछता है सवाल। 4πε0 का वैल्यू और यूनिट, 1/4πε0 का वैल्यू और यूनिट। फिर आपसे सवाल पूछता है ε0 का डायमेंशंस क्या होगा, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ ε0, इसका फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो दोस्तों कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है उसका यूनिट का। तो ε0 का यूनिट आप जानते हैं कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो कूलम तो आप समझते होंगे AT होता है, और उसका स्क्वायर, कूलम AT होता है ना, तो उसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे AT का स्क्वायर बटा न्यूटन, न्यूटन हो गया mLT-2, फोर्स है ये न्यूटन, तो फोर्स का होता है mLT-2, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, L का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो A²T² डिवाइडेड बाय m L के पावर 3 T के पावर -2। अगर इसको हम लोग और भी कॉन्साइज करें तो m के पावर 1 जो ऊपर जाएगा दोस्तों, m के पावर -1 बचेगा, L के पावर 3 है ऊपर जाएगा तो L के पावर -3 होगा, T के पावर -2 ऊपर जाएगा तब +2, तो T के पावर 2 और 2 4 हो जाएगा, और A के पावर कितना हो जाएगा 2, तो A के पावर 2 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ε0 का जो वैल्यू डायमेंशंस होता है वो इतना होता है, m-1 L-3 T के पावर 4 A के पावर 2। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है। व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ ε0, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये छोटा छोटा ये पॉइंट्स था और इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम लोग सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो फार्मूला फोर्स का आपको याद रखना होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जनरली मीडियम अगर दिया हुआ तब तो यहाँ पे K डाल दीजिए, और नहीं तो 1/4πε0 का ही ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे ये वाला को K मान लिया जाता है तो K Q1 Q2/r² कहीं कहीं पे मिलता है, तो हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। ये जो कांस्टेंट है K 1/4πε0, इसका वैल्यू भी आपको मैंने बता दिया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये फोर्स का बेसिकली फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। तो हम लोग सवाल करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे दोस्तों, उसको ध्यान देना है। फिर कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ने के बाद और भी इसको हम लोग इलेबोरेट करेंगे और इस पे सवाल करेंगे, क्योंकि इस पे ज़्यादातर कंपटीशन में भी सवाल कूलम्ब्स लॉ से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम अभी छोटा छोटा सवाल करेंगे फार्मूला बेस्ड, उसके बाद फिर वेक्टर फॉर्म पढ़ने के बाद फिर हम लोग और भी सवाल करेंगे। तो फाइंड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड इतना एंड इतना सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन एयर। मतलब दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों। Q1 का वैल्यू 3 × 10⁻⁻7 दिया हुआ है,
3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और Q2 का वैल्यू दिया हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और सेपरेशन दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, R बराबर 30 सेंटीमीटर। ये सबसे पहले सवाल बनाने के लिए दोस्तों आपको यूनिट का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। यूनिट, अगर आप यूनिट का ख्याल नहीं रखेंगे तो सब गलती हो जाएगा, इसीलिए न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए यूनिट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो चार्ज कूलम में है, ये भी कूलम में है, बट ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता लेंथ का, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.30 मीटर हो जाएगा। अब फार्मूला हम लोग लगाएंगे, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर, क्योंकि मीडियम दिया हुआ है एयर, ठीक है। फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका वैल्यू देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग जानते होंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, इंटू Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, Q2 का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 0.30 का स्क्वायर, ओके। तो हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, है ना, हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, बाकी का कैलकुलेशन आपको करना होगा। देखिए 9 3 जा 27, 9 3 27 और दूनी का 54, 27 2 जा 54, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर। देखिए 10 टू द पावर भी कैलकुलेट कर दे रहे हैं, 9 में से 7 गया, 9 माइनस 7 2, और 2 माइनस 7 माइनस 5, और डिवाइडेड बाई 0.30 मल्टीप्लाइड बाई 0.30, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100, 1 0 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, 9 6 54 होता है ना, कट जाएगा 6 बार में, और गुने 10 के पावर माइनस 5 और 2 10 के पावर माइनस 3, तो इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज अगर निकालना हो तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला पर सवाल इसको करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन उसी से कूलम्ब्स लॉ से जुड़ा हुआ, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। दोस्तों 2 प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन्स दूसरा प्रोटॉन, और आपको याद होगा कि एक प्रोटॉन पर का चार्ज इतना कूलम होता है, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और दूसरा प्रोटॉन पर भी चार्ज इतना ही होगा, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये पहला और ये दूसरा प्रोटॉन पर का चार्ज, और सेपरेशन दिया हुआ है दोस्तों 1 नैनोमीटर, और नैनो का वैल्यू आप लोग जानते होंगे 10 टू द पावर माइनस 9 होता है, ध्यान रखिएगा। और दोनों प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली है कि दोनों में रिपल्सन होगा, क्योंकि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्ज इस पे भी पॉजिटिव उस पे भी पॉजिटिव, सिमिलर चार्ज रिपेल करेगा, है ना। तो अब इसको माइनस देख करके मत समझिएगा कि निगेटिव है, यहाँ देखना, यहाँ ई प्लस है, दोनों सिमिलर चार्ज, और सिमिलर चार्ज रिपेल करता है। तो फार्मूला फोर्स का क्या होगा? और मीडियम कुछ नहीं दिया हुआ मतलब एयर, तो फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका वैल्यू आप जानते होंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। Q1 पहला चार्ज है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, Q2 का वैल्यू भी 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, बटा सेपरेशन का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 9 का स्क्वायर, 10 टू द पावर माइनस 9 10 टू द पावर माइनस 9 कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, यानी आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। देखिए दोस्तों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल्स जो करेंगे हम एनसीईआरटी इंक्लूडिंग रहेगा। एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं कर दूंगा, और भी कंपटीशन में भी जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी, मतलब एनालिसिस करके चैप्टर को क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके निचोड़ करके उसमें एकदम बिल्कुल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते चलना है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। एक स्फीयर है और इस स्फीयर पे चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम का, ओके।
0.4 माइक्रो कूलम का एक स्फीयर पे चार्ज है, और ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रो कूलम, एक और स्फीयर है इस पे है माइनस 0.8 माइक्रो कूलम चार्ज, ठीक है। यानी Q1 आपका हो गया 0.4 माइक्रो कूलम। आपको याद होगा दोस्तों, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻�6 होता है। माइक्रो का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 10⁻⁻6, और Q2 जो हो जाएगा 0.8 माइक्रो कूलम, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। याद रखिएगा ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो प्लस है, ये माइनस है, ऑब्वियसली दोनों में अट्रैक्शन होगा, ये तो हम लोग समझ गए। डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, ये हम लोग को फाइंड करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। जबकि फोर्स दे दिया कि दो चार्ज के बीच का फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन, शायद इतना ही दिया हुआ, देख सकते। तो कह रहा है दोस्तों कि फोर्स कितना लगेगा, तो आप लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं ना। और मीडियम भी दिया हुआ है एयर, तो फोर्स का हम लोग जब फॉर्मूला लगाएंगे तो फोर्स का देखिए फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4πε0, एयर में ही होता है, Q1 Q2/r²। दोस्तों आपको फोर्स नहीं आर निकालना है, तो r² को यहाँ भेज दीजिए और F को यहाँ लेके आ जाइए, Q1 Q2/r²। चलिए अब वैल्यू रखना है, आपको याद होगा इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, हम पहले बता चुके हैं। Q1 दिया हुआ है 0.4 10⁻⁻6 इंटू Q2 -0.8। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता चुका है, यहाँ पे चार्ज का हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस माइनस ये बताता है कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन। तो 0.8 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाय r², सॉरी F यहाँ जाएगा, F होगा ना, ये जब r² यहाँ जाएगा तो फोर्स यहाँ आएगा, है ना। तो F के जगह पर कितना दिया हुआ 0.2। कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो कैलकुलेट करने के बाद देखिए कितना है। कैलकुलेट करने के बाद देखिए कितना आएगा, ये 4 बार में ये कट जाएगा पूरा, 0.2 से 0.8 4 बार में कट जाएगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 4 जा 36 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 10⁻9 में से 6 गया 3 में से 6 गया -3, ओके। पॉइंट हटाएंगे नीचे 0। हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं, आप लोग के लिए आसानी होगा। 36 4 जा 144 और 10⁻4 मतलब इतना हो जाएगा, क्योंकि 10 के पावर -3 नीचे आएगा तो 10 के पावर 3, और 10 के पावर 3 मतलब 1000 होता है, 1000 गुने 10 10,000 हो जाएगा। तो ये r² का वैल्यू मिला। अगर हम लोग r की बात करें दोस्तों, तो इसका रूट चढ़ेगा 144 डिवाइडेड बाई 10,000, 144 का स्क्वायर रूट 12 और ये 100 का मतलब 10,000 का 100 हो जाएगा, यानी 0.12 मीटर। तो ये दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया 0.12 मीटर। और ये वाला चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है 0.2 न्यूटन। तो इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा चार्ज पहला पर कितना फोर्स लगाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितना ये वाला चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा उतना वो वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो उसका बी वाला आंसर उतना ही होगा कि ये फोर्स लगा रहा था 0.2 न्यूटन पहला वाला दूसरा पे, तो दूसरा वाला पहला पे भी लगाएगा उतना ही 0.2 न्यूटन। तो इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इससे जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इस रेशियो को चेक करना है, चेक द रेशियो ke² बटा g me इज ए डायमेंशनलेस चेक करना है कि जो रेशियो है ke² बटा g वो डायमेंशन लेस होता है। ke² बटा g जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो चेक करने के लिए वो गेट लगा दो अनुज। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को पहले आप देख लीजिए कि आखिर है क्या, डायमेंशन लेस हम लोग क्यों कह रहे हैं।
दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, आप दोनों के बीच का कोई सेपरेशन ले लीजिए r, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन ले लीजिए r, है ना। तो अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज होता है वो -e होता है, -1.6 10 टू द पावर -90 नेगेटिव चार्ज होता है ना। और प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज होता है लेकिन +e के बराबर होता है, और सेपरेशन तो r दिया हुआ है। अब आप देख लीजिए कि दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर। तो चार्ज से कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जिसको हम लोग कूलम्ब्स फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0। मीडियम कुछ नहीं तो एयर लेंगे हम लोग, Q1 के जगह पर E होगा, Q2 के जगह पर भी E होगा। साइन तो लेने के लिए नहीं बोले, मैग्नीट्यूड लेने के लिए बोले हैं। तो इसका भी चार्ज उतना ही होता है और उसका भी चार्ज उतना ही होता है, इसलिए हम E और E और डिवाइडेड बाई r²। आप इसको K बोल सकते हैं, पहले बताएं कि कांस्टेंट के जगह पर K बोल सकते हैं, E² बटा r²। ये कौन सा फोर्स है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का ये वैल्यू हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो इलेक्ट्रॉन में भी मास होता है 9.1 10 टू द पावर -31 kg, और प्रोटॉन पर भी मास होता है 1.6 10 टू द पावर -27 kg। दोस्तों इस पे भी मास है और इस पे भी मास है, और न्यूटन साहब बताए थे कि दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, G m1 m2 बटा r²। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, कूलम्ब्स फोर्स हो गया, और ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये दोनों का रेशियो हम लोग निकालते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड, माने पहला में दूसरा से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट में जब सेकंड से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बटा ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, देख सकते हैं K E² बटा r² डिवाइडेड बाई G me mp डिवाइडेड बाई r²। दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा KE² बटा G me mp। आप जरा सा देख लीजिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो चीज़ मिला कि नहीं, ये टर्म ये वाला और ये वाला को मिलाइए आप, है KE² बटा GME MP, यहाँ पर भी KE² बटा GME MP। इसका मतलब ये जो बना वो किसका रेशियो बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। माने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का ये रेशियो है, यानी ये दो फोर्स का रेशियो है। दोस्तों ऊपर भी फोर्स न्यूटन होगा, ये भी न्यूटन होगा, तो न्यूटन बटा न्यूटन कट गया, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी बना। यानी कहने का मतलब ये जो रेशियो है दो फोर्स का रेशियो है, इसीलिए ना तो यूनिट होगा ना तो डायमेंशंस होगा, क्योंकि फोर्स का न्यूटन कट जाएगा, ना यूनिट बचेगा ना डायमेंशन बचेगा। यानी ये जो रेशियो है डायमेंशन लेस यूनिट लेस क्वांटिटी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी आप कह सकते हैं इसको यूनिट लेस भी कह सकते हैं एंड डायमेंशन लेस। क्योंकि ये दो फोर्स का रेशियो है। तो आपसे पूछेगा कि ये सिग्निफाई आखिर क्या कर रहा है भाई, इसका क्या मीनिंग है, मतलब क्या चीज़ को ये बता रहा है। तो ये लिखना है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। आपको अगर कभी वो वैल्यू आपसे पूछे दोस्त FE बटा FG बराबर आ गया KE² बटा GME MP का, तो आप कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, तो मतलब कैलकुलेट करके, तो हम वैल्यू बता देते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। K 1/4πε0 था, इसका वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, E चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, दोनों पर चार्ज इतना ही होता है, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में। कैपिटल G का वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके,
एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31 kg। एम पी मास ऑफ प्रोटॉन हो गया 1.67 10 टू द पावर -27 kg। तो दोस्तों ये रखने के बाद आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग कूलॉम्स लॉ से जुड़ा हुआ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। कूलॉम्स लॉ से जुड़ा हुआ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जानेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या आप कह सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का लिमिटेशंस लिखें, है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में ही सारा का सारा आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कूलॉम्स लॉ से जुड़ा हुआ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ में कौन कौन सा पॉइंट है, कूलॉम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जानते हैं Q1 Q2 दो चार्जेस, दोनों के बीच का सेपरेशन R। फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जान गए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R²। तो पॉइंट नंबर पहला दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि ये कूलॉम्स लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि बड़ा चार्ज में इंडक्शन होने का डर रहता है। तो जो होना चाहिए अट्रैक्शन हो जाएगा रिपल्सन, ये परेशानी है उसमें। यानी आपसे कोई पूछेगा कि आखिर ये पॉइंट चार्ज के लिए ही क्यों एप्लीकेबल है, बड़ा चार्ज के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है, तो बड़ा चार्ज में इंडक्शन होने का डर रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंडक्शन होने के वजह से अट्रैक्शन होना चाहिए तो हो जाएगा रिपल्सन, रिपल्सन होना चाहिए तो हो जाएगा अट्रैक्शन। तो ध्यान रखिएगा, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। बड़ा चार्ज के केस में कुछ आपको लगाना पड़ेगा, उसमें अप्रोप्रिएट करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, इट इज एप्लीकेबल व्हेन चार्ज इन रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तभी ये हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कुछ इसके फोर्स में चेंजिंग होने लगेगा, इसलिए ध्यान रखना है ये फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज रेस्ट में होगा, तभी लगा सकते हैं हम लोग। तीसरा, it is applicable up to distance 10 to the power -14 मीटर, यानी नॉट बिलो 10 टू द पावर -14 मीटर। मतलब क्या है कि ये दोनों के बीच का सेपरेशन 10 टू द पावर -14 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 10 टू द पावर -14 से नीचे हो जाएगा दोस्तों, तो उसमें न्यूक्लियर फोर्स लगना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी लगेगा जब डिस्टेंस 10 टू द पावर -14 से ऊपर हो, तभी हम लोग लगा सकते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि इट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। आप इसको लिमिटेशंस बोल सकते हैं, ये कूलॉम्स लॉ का लिमिटेशंस है, ये कूलॉम्स लॉ यहाँ तक एप्लीकेबल है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर और हम बताते हैं, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मैं आगे बताऊंगा। सेकंड एक्सरसाइज, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो आपको हम बताएंगे वहाँ पे कि आखिर ये कंजर्वेटिव फोर्स क्यों होता है। मैं थोड़ा सा हिंट्स यहाँ पे देता हूँ कि जिस फोर्स के द्वारा एक राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होता है, उस फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। याद रखिएगा, जिस फोर्स के द्वारा एक राउंड ट्रिप में यहाँ से यहाँ जाना फिर यहाँ से यहाँ आना मिला करके अगर वर्क डन 0 होता है तो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कूलॉम्स फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इस बात को ध्यान देना है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कैसे होता है, कैसे वर्क डन 0 होता है, वो हम सेकंड एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे ये भी बताएंगे कि क्यों हुआ। पांचवा, इट इज सेंट्रल फोर्स
दैट इज, सेंट्रल फोर्स का मतलब हम बता रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स क्या है, दैट इज इफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एक्टिंग then it does not matter the presence या absence of third charges. It is central force, that is if force between two charges is acting then it does not matter the presence or absence of third charges. इसका मतलब हम समझाते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम 5 वाला बताते हैं। देखिएगा ये क्या कहता है, ये सेंट्रल फोर्स है, मतलब क्या, जैसे दो चार्ज है Q1 Q2 और यहाँ पे तीसरा चार्ज है Q3। तो दोस्तों क्या कहता है, सेंट्रल फोर्स है ये। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब कि जब ये दोनों के बीच फोर्स लग रहा है तो तीसरा है या नहीं है, इससे ये दोनों को कोई मतलब नहीं है। मतलब जब दो चार्ज के बीच फोर्स लग रहे हों तो तीसरा चार्ज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इससे इसको लेना देना नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, इससे इसको तीसरा चार्ज से लेना देना नहीं है। छठा नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लगता है कूलम्ब्स फोर्स, ये दो चार्ज को मिलाने वाला लाइन पर लगता है। जैसे ऐसा समझिएगा Q1 Q2 दो चार्ज है और दो चार्ज को मिलाने वाला लाइन देख लीजिए ही है दोस्तों। तो जो फोर्स लगेगा ये दोनों के बीच में वो इसी लाइन पर कहीं लगेगा, चाहे रिपल्सन का लगेगा तो उधर लगेगा, अट्रैक्शन का लगेगा तो इधर लगेगा। ऐसा नहीं कि ये दोनों को मिलाने वाला लाइन ये है और फोर्स ई वाला चार्ज इधर लगाएगा, ये वाला चार्ज उधर लगेगा, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। जब भी फोर्स लगेगा तो उसी के लाइन ज्वाइनिंग पर लगेगा। अगर अट्रैक्शन कर रहा होगा तो इसी लाइन पे इधर लगेगा, रिपल्सन कर रहा होगा तो इसी लाइन पर उधर लगेगा। तो जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, उसी दोनों को मिलाने वाला लाइन पे ही लगता है। सातवां प्रॉपर्टी या सातवां पॉइंट आप कह सकते हैं कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल हेयर। माने इन द केस ऑफ कूलम्ब्स फोर्स के केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल होता है। और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे एप्लीकेबल होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, जैसे दोस्तों ये एक चार्ज है Q0, ये एक चार्ज है Q0 और बहुत सारा चार्जेज है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 बहुत सारा। और हमको इस चार्ज जो Q0 है इस पे नेट फोर्स निकालना है कि ये Q0 पर कितना नेट फोर्स लगेगा। तो आप बताइए ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। मान लेते हैं फोर्स लगाए F1, याद रहे दोस्तों फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ये उधर के तरफ फोर्स लगाएगा, सब पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को उधर ढकेल दिया, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को उधर ढकेला, मतलब उधर के तरफ रिपल्सन किया, और ये वाला चार्ज जो है इस चार्ज को इधर के तरफ फोर्स लगाया F3। अब आप बता दीजिए कि ये वाला चार्ज है इस पे नेट फोर्स कितना लगा। तो तीनों को डायरेक्ट मत जोड़िएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मेथड से जोड़ना पड़ेगा। हम सिखाएंगे कि वेक्टर के मेथड से जोड़ा कैसे जाता है ना। जुड़े रहिए, सिर्फ लेक्चर एक भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रहे, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा शुरू से लेकर के अंत तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मैं ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे इस चार्ज पर तीन को फोर्स लग रहा है, F1 F2 और F3। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स F नेट की अगर हम लोग बात करें कि ये वाला Q0 पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो तीनों फोर्स जो है वो तीनों फोर्स का वेक्टर सम, तीनों फोर्स का वेक्टर, अगर 4 को रहता तो और चारों लेते, 5 लेते, 6 लेते, तो सबको वेक्टरली जोड़ देंगे और वही नेट फोर्स होगा। और इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन कहने का मतलब प्रिंसिपल यही होता है कि किसी भी चार्ज पर सेवरल चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स जो होगा
वो सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ये इंडिविजुअल F1, ये इंडिविजुअल F2, ये इंडिविजुअल F3, तो तीनों का, 4 गो है तो चारों का, 5 गो है तो पाँचों का सम हम लोग निकालेंगे। याद रहे डायरेक्ट नहीं, वेक्टर फॉर्म में, और वही जो होगा नेट फोर्स के बराबर होगा, और इसी को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं, 7-8 पॉइंट बता दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पॉइंट देखिए क्या क्या है। पहला पॉइंट हमने बताया कि ये कूलम्ब्स लॉ जो फॉलो होता है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, क्योंकि बड़ा चार्ज में इंडक्शन होने का डर रहता है। दूसरा, ये तभी एप्लीकेबल है जब चार्ज रेस्ट में हो, क्योंकि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तीसरा, डिस्टेंस 10⁻⁻14 से नीचे नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही होगा, क्योंकि नीचे रहेगा तो न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है। चौथा, ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है। कंजर्वेटिव नेचर इसलिए क्योंकि इस फोर्स के द्वारा एक राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होता है। पाँचवा, ये जो फोर्स लगता है सेंट्रल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, क्योंकि जब दो के बीच फोर्स लगता है तो तीसरा चार्ज प्रेजेंट है, एब्सेंट है, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। छठा क्या हुआ कि जो फोर्स लगता है इसी दोनों को मिलाने वाला लाइन पर लगता है, इधर उधर नहीं लगता है। और सातवां हो गया दोस्तों कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल होता है इस केस में। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब कि किसी भी चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस के द्वारा नेट फोर्स अगर निकालना चाहें तो सारे इंडिविजुअल को निकालना पड़ेगा, ये दोनों के बीच निकालना पड़ेगा, ये दोनों के बीच निकालना पड़ेगा, ये दोनों के बीच निकालना पड़ेगा, और सारे फोर्सेस का वेक्टर सम निकाल लेंगे तो वो आपका नेट फोर्स के बराबर होगा। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ का कहानी। इसके बाद वाला लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही मायने में कूलम्ब्स लॉ के कंसेप्ट को क्लियर करना है दोस्तों, तो वो वेक्टर फॉर्म आपको जानना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन लेवल का सवाल बना सकते हैं। थैंक यू।